हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द वीडियो। जैसा कि आप जानते ही हैं कि इस मॉड्यूल में हम काफ़ी आगे तक बढ़ चुके हैं, जिसमें अब तक हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, कॉन्फिग मैप, सीक्रेट्स, पर्सिस्टेंट वॉल्यूम और ऐसे बहुत से कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स जो कि बहुत लोगों को डिफ़िकल्ट लगते हैं, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। तो अब चलिए देखते हैं कि कौन कौन से डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट टेक्निक्स होती हैं, मेथड्स होते हैं, बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं, जिनको यूज़ कर करके आप अपने जो क्यूबरनेटिस कंटेनर्स हैं, पॉड्स हैं, उनको हाई अवेलेबिलिटी, स्केलेबिलिटी विथ ज़ीरो टॉलरेंस एंड उसको जितना भी उसकी लाइफ साइकिल्स है उसे बढ़ा सकें, उसके रिटेंशन पीरियड को और इंक्रीज कर सकें। तो चलिए आज इन सबको एक इन डेप्थ पढ़ते हैं, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कि बैकअप रिस्टोर कैसे लेते हैं, उसकी क्या स्ट्रैटेजीज होती हैं, स्टेटफुल वर्कलोड्स क्या होते हैं, उन्हें हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके अलावा हेल्म कौन सा एक पैकेज मैनेजर होता है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं पैकेजेस को इंस्टॉल करने के लिए, तो ये कैसे इंस्टॉल होता है, इसका क्या यूज़ है और कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट में ये कैसे हेल्प करता है। तो आज हम ये सब देखने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं एक डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को क्रिएट करने के लिए, वो क्या होती है। जनरली हमें तक अभी तक यही पढ़ा कि हम एक पॉड को क्रिएट कर सकते हैं, उसको रनिंग स्टेट में देख सकते हैं, उसको स्टॉप कर सकते हैं, रीस्टार्ट कर सकते हैं और उसमें बहुत से प्रोब्स भी लगा सकते हैं। बेसिकली हमने अब तक यही अभी तक के प्रैक्टिकल्स में हमने ये चेकआउट किया कि हम एक ऑब्जेक्ट को के क्रिएट ऐसे करके क्रिएट कर रहे हैं, देन के डिलीट करके डिलीट कर रहे हैं। पर अभी तक हमने ये नहीं समझा कि हम ऐसा ये सब क्यों कर रहे हैं, मीन्स हमें क्या ज़रूरत है इन सबको करने की, या बेसिकली क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है इनको करने के लिए। तो आज हम इस वीडियो को, जो हमारा कोर कॉन्सेप्ट है क्यूबरनेटिस का पढ़ने का, कि हम इसे क्यों यूज़ कर रहे हैं या इसके डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को इंपॉर्टेंट क्यों दिया जा रहा है, हम आज वो समझते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर आप क्यूबरनेटिस यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली आप इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आपके पास एक बहुत सारे कंटेनर्स हैं, जिसको आपको अगर आप डॉकर से हैंडल करने जाएंगे, तो अगर आप एक ईच कंटेनर को डॉकर से हैंडल करेंगे तो आपको उसमें इंस्पेक्ट करना पड़ेगा, लॉक्स देखने पड़ेंगे। अगर आप इन मल्टीपल को अरेंज करेंगे तो इसके लिए भी आपको बहुत डिफ़िकल्टी होगी। पर क्यूबरनेटिस की मदद से वो जो कंटेनर क्रिएशन है, डिलीशन है, अपडेशन है, कोई डिप्लॉयमेंट को अपडेट करना है या किसी इमेज को चेंज करनी है, ये सब इम्प्रूवमेंट बहुत ही आसानी से हो सकते हैं। तो इस वजह से हम जो क्यूबरनेटिस का वो यूज़ कर रहे हैं। तो जो क्यूबरनेटिस हमें एडवांटेज देता है, तो चलिए उस कुछ फीचर्स के बारे में भी देख लेते हैं। जो सबसे पहला है वो है सबसे ज़्यादा डेटा अवेलेबिलिटी। तो ये क्यूबरनेटिस कैसे इंश्योर करता है। क्यूबरनेटिस डेटा अवेलेबिलिटी को इंश्योर करता है, इंटीग्रिटी को और सिक्योरिटी को। डेटा अवेलेबिलिटी के लिए वो परसिस्टेंट वॉल्यूम्स का यूज़ करता है, मींस अगर आपका कोई पॉड क्रैश भी हो जाता है तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कहीं ना कहीं, मींस जिस भी लोकेशन में आपने क्रिएट कर रहा होगा वहाँ पे स्टोर रहेगा। वो बहुत सी तरीक़ों से इंटीग्रेट हो सकता है, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियोस में भी देखा कि वो AWS EBS, उसके अलावा हम उसके सीक्रेट्स को AWS सीक्रेट मैनेजर या हाशिक्रॉफ्ट वॉल्ट इन सब से इंटीग्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा हम क्यूबरनेटिस को अलग अलग क्लाउड्स में मैनेज कर सकते हैं विद देयर वर्चुअल मशीन्स, एंड इसके अलावा हम उसको बहुत तरीक़ों से इंटीग्रेट करा सकते हैं। इसके अलावा हम आगे देखेंगे कि उसके हम सिक्योरिटी को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं थ्रू RBAC, नेटवर्क पॉलिसीज़ एंड अदर थिंग, जिसकी मदद से हम और भी कर सकते हैं, जैसे सर्ट फाइल और एक्स्ट्रा। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे जो कि इस डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट को बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाती है इन क्यूबरनेटिस। इसके अलावा क्यूबरनेटिस में मैनेजिंग परसिस्टेंट डेटा फॉर स्टेटफुल एप्लीकेशन। अब बात करते हैं स्टेटफुल एप्लीकेशन की। तो सपोज करते हैं ये मेरा एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब ये किसी एक स्टेट पे रनिंग है, ठीक है, और किसी एक स्टेट पे स्टॉप है। बट जब ये रनिंग है तब मैं हैप्पी हूँ, तब मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे हैप्पी बना देता हूँ। पर जब ये स्टॉप हो जाता है तब मेरा वेबसाइट डाउन हो गई और तब मेरे को हैप्पी नहीं हूँ, ठीक है। तो मेरे लिए कौन सा एप्लीकेशन ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्या वो रनिंग स्टेट में हो या वो स्टॉप पे हो। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, वो रनिंग स्टेट में हो, हम यही चाहते हैं। तो बेसिकली वो एक स्टेट पे डिपेंड हो रहा है। बेसिकली अगर आपका जो एप्लीकेशन है वो स्पॉट पे डिपेंडेंट है, तो अगर वो रनिंग है तभी आप हैप्पी हैं।
अगर वो स्टॉप है तो आप हैप्पी नहीं है। तो बेसिकली ये एक स्टेटफुल एप्लीकेशन है। बाकी इसके जो इन डेप्थ है वो अभी हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिकली जो स्टेटफुल एप्लीकेशंस है, इनका डेटा कैसे आपको स्टोर करना है, कैसे मैनेज करना है, कैसे रिस्टोर करना है, कहाँ पे बैकअप लेना है और कितने डेज में लेना है, ये सब हम डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में देखते हैं। इसके अलावा बैकअप लेना, उन्हें रिस्टोर करना और डिज़ास्टर रिकवरी करना बहुत ही ज़रूरी है। अब सपोज करें कि आपने एक पॉड का परसिस्टेंट वॉल्यूम ले रखा है /etc/data पे, ठीक है। अब आपको लगता है कि मेरा पॉड क्रैश हो जाए, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, बट मेरा जो डेटा है वो सेव है। आपकी बात सही है एक पॉइंट तक कि आपका डेटा सेव है, पर सपोज करें ये पॉड भी तो एक सर्वर पे चल रहा है ना, एंड सर्वर आपके जो प्राइवेट सर्वर होते हैं वो किसी डेटा सेंटर में होते हैं, ठीक है। अब अगर कोई नेचुरल कैलेमिटी की वजह से अगर वो डेटा सेंटर ही आपका क्रैश हो जाता है, तो इसका मतलब आपका सर्वर भी क्रैश हो जाएगा। तो इस केस पे आपका जो डेटा है जो कि /etc/data पड़ा वो तो लॉस हो गया। तो इसी वजह से हमें हर एस्पेक्ट को मान के चलना रहता है कि किस सिचुएशन में क्या हो जाए। तो इसके लिए रीस्टोर, रिकवरी, बैकअप इन डिफरेंट अवेलेबिलिटी जोन्स, बैकअप इन एवरी सर्वर, मीन्स अगर इस सर्वर भी क्रैश हो जाता तो भी आपका डेटा जा सकता है। सो अलग अलग तरीके की बैकअप्स, स्ट्रैटेजीज, डिप्लॉयमेंट, ये सब आपको देखनी रहती हैं, तभी हमारा जो डेटा है उसकी लाइफ साइकिल एक स्ट्रॉन्ग बेसिस पे चलती है। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो कि डेटा लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में वर्क करते हैं, ठीक है। इसके अलावा बैकअप एंड रिस्टोर की जो स्ट्रैटेजीज होती हैं वो कुछ इस तरीके की होती हैं। जो सबसे पहली बैकअप की स्ट्रैटेजी होती है वो है वॉल्यूम स्नैपशॉट, जिसकी आपने AWS में पढ़ा होगा। AWS में एक इंस्टांस को हम लोग EC2 कहते हैं, ओके। अब सपोज करते हैं मैंने इस EC2 में कुछ पैकेजेस इंस्टॉल किए, कुछ वॉल्यूम इसके अंदर क्रिएट किया, कोई एनजिनिक्स के अंदर रिवर्स प्रॉक्सी करके मैंने अपनी वेबसाइट भी चलाई और 2-3 सॉफ्टवेयर किए, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा EC2 का मशीन है, मैं इसको कभी खोना नहीं चाहता। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस EC2 का हूबहू एक फ़ोटो खींच लूँगा, ठीक है। तो मैं इसको रेड पेन से ले लेता हूँ, मैं इस EC2 की एक फ़ोटो खींच लूँगा। ये मैंने इसकी फ़ोटो क्लिक कर ली, ठीक है। और इस फ़ोटो को मैं एक सेव करके रखूँ। अगर मैं पूरा EC2 सिमिलर बनाऊँगा तो जो मेरा बिल होगा वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा, पर मेरे को कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को भी एक अच्छे से लेके चलना है। तो मैं इसकी एक फ़ोटो खींच लूँगा। ये मैं एक आपको अपनी लैंग्वेज में बता रहा हूँ। फ़ोटो खींचना, एग्जैक्ट फ़ोटो खींचना नहीं होता है। एग्जैक्ट जो वर्ड होता है वो होता है स्नैपशॉट, पर उसका जो मतलब होता है वो कुछ इसी तरीके से होता है कि आपने उस EC2 की फ़ोटो खींच ली। अब ये फ़ोटो आपके पास कहीं एक AWS के वहाँ पे स्टोर है, या एज़्योर के, या GCP पे, जिस भी क्लाउड को आप यूज़ कर रहे हैं। अब कल को अगर किसी भी केस पे आपका ये EC2 अगर क्रैश हो जाता है, तो आप ये जो स्नैपशॉट है इसकी मदद से एक नया EC2 प्रोविजन कर सकते हैं, जिसमें सेम कॉन्फ़िगरेशन होगी जब आपने ये स्नैपशॉट लिया होगा तब की कॉन्फ़िगरेशन से। तो ये होता है बेसिकली वॉल्यूम स्नैपशॉट, जिसकी मदद से हम बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं इन पब्लिक क्लाउड्स। इसके अलावा बहुत तरीके के बैकअप टूल्स आते हैं इन पब्लिक क्लाउड, जैसे वेलोरा, रेस्टेक एंड अदर, जो कि ऑटोमेशन बैकअप होते हैं। बेसिकली इसमें आपको एक रिटेंशन पीरियड देना होता है, फॉर एग्जांपल 7, कितना डेटा लेना है उसमें आपको डेटा वैल्यूज डालनी रहती है। इस सब को एंटर करने के बाद ये आपका जो टूल्स होते हैं ये ऑटोमेटिकली खुद ही आपके EC2, सर्वर्स, पॉड्स, एवरीथिंग, जितनी भी चीज़ें आप इसमें इंक्लूड करते हैं इसकी YAML में या कॉन्फ़िग में, तो उन सब चीज़ों का बैकअप खुद लेता है। और ये बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में बहुत ही अच्छी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप लोग भी क्लाउड नेटिव के एप्लीकेशंस और इन सब प्रो ओपन सोर्स टूल के बारे में काफ़ी इन डेप्थ में नॉलेज गेन कीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो हम इस लेक्चर्स में करते हैं, हम उसमें बेसिकली ये समझाते हैं कि जो ओपन सोर्स टूल हैं वो जितने कि हमें दिखते हैं सिंपलर, वो उतने सिंपलर होते नहीं हैं। अगर आप उन्हें यूज़ करने पे हैं तो आप उनसे बहुत टिपिकल से टिपिकल टास्क को भी बहुत ईजी तरीके से कर सकते हैं विथ फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत से ओपन सोर्स टूल्स हैं क्योंकि इन सब चीज़ों को इनेबल और हेल्प करने में मदद करते हैं, ठीक है। तो ये था कुछ बैकअप टूल्स के बारे में। अब बात करते हैं रिस्टोर मैकेनिज्म। तो रिस्टोर मैकेनिज्म, जैसे कि मैंने आपको ये एग्जांपल दिया स्नैपशॉट का, ठीक है। तो मैंने एक EC2 का स्नैपशॉट लिया और मैं अब उससे रिस्टोर कर रहा हूँ, तो ये भी एक रिस्टोर मैकेनिज्म का एग्जांपल है। इसी तरीके से डिफरेंट क्लाउड्स में, डिफरेंट सर्विसेज में अलग अलग रिस्टोर मैकेनिज्म होते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं डेटा रिकवरी के केस में जब कोई फेलियर आ जाता है। इसके बाद होती है कि टेस्टिंग। देखिए, ये बहुत ही क्रूशियल पार्ट है जिसको एक पल पे आप मैनुअली भी कर सकते हैं, बट मैनुअली करते हैं तो उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है और नहीं भी, ठीक है। अब सपोज करें मैं EC2 चला रहा हूँ, ठीक है।
जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक एनजिनिक्स से रिवर्स प्रॉक्सी कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं तो ये जानता हूँ कि मेरी वेबसाइट चल रही है, ठीक है, पर अगर मैं इसमें कोई हेल्थ प्रोब्स नहीं लगाऊंगा या कोई रिसोर्स रिक्वेस्ट नहीं लगाऊंगा तो उसके बिना भी मेरा एनजिनिक्स चल रहा है, इसमें कोई इशू नहीं है, पर एक गुड प्रैक्टिस में नहीं आ रहा है। अगर आपको इसे गुड प्रैक्टिस में लाना है तो इसके सारे हेल्थ मेजर्स, कितने प्रोब्स चल रहे हैं और मीन क्या क्या इसमें रन हो रहा है, ये सब आपको पता होना चाहिए। तो ये सब पार्ट आता है टेस्टिंग में, ठीक है, ये सब पार्ट आपका आता है टेस्टिंग में। इसी तरीके से रेगुलर बैकअप हो रहा है कि नहीं ये चेकअप करना, उस रिस्टोर को प्रोसेस करना, और किसी भी EC2 में, या मतलब मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूँ EC2 का, बट किसी भी सर्वर पे जितनी भी चीज़ें चल रही हैं उनका डेली टेस्टिंग करना, ये सब बहुत ज़रूरी होता है अगर आप क्लाउड नेटिव एप्लीकेशंस या फिर क्यूबरनेटिस के जो पॉड्स हैं उनको एक अच्छे वे में चलाना चाहते हैं। इसके अलावा हम इस लेक्चर में एक बोनस प्रैक्टिकल देखने वाले हैं कि कैसे हम ETCD का बैकअप लेते हैं। जैसे कि हमने देखा था क्यूबरनेटिस आर्किटेक्चर में कि क्यूबरनेटिस में जो मेन डेटाबेस होता है जो कि की वैल्यू पेयर में अपनी वैल्यूज़ को स्टोर करता है वो ETCD, तो उसका बैकअप कैसे लेते हैं, उसको रिस्टोर कैसे करते हैं, आज हम ये भी देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी को कवर अप करते हैं कि कैसे हम ETCD का बैकअप या रिस्टोर लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ETCD बैकअप कैसे लेते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि हम उसे रिस्टोर कैसे करते हैं। तो क्यूबरनेटिस में ETCD एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, क्योंकि ETCD के अंदर ही हमारे जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, स्टेट्स हैं या सीक्रेट्स हैं वो स्टोर होते हैं। तो मेन सोर्स ऑफ ट्रूथ एक हमारा क्लस्टर का ETCD हमें बताता है। जिस तरीके से अगर हमारा API सर्वर हार्ट ऑफ द बॉडी है तो ETCD भी द ब्रेन ऑफ द बॉडी, जो कि दोनों ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसलिए ETCD के बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है कि हम उसका बैकअप और रिस्टोर करते रहें, क्योंकि अगर किसी भी एरर या डिज़ास्टर की वजह से अगर उसका जो बैकअप या उसका जो डेटा चला जाता है तो उसमें बहुत दिक्कत हो सकती है। जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि वाई डू वी नीड बैकअप एंड रिस्टोर ऑफ ETCD, तो उसका रीज़न्स ये है कि डिज़ास्टर रिकवरी के समय वो वर्क करता है, क्लस्टर माइग्रेशन के समय और ऑडिट एंड कंप्लायंस के समय भी, क्योंकि रेगुलर बैकअप्स हेल्प इंश्योर्स योर डेटा इज सेफ एंड कैन बी रिस्टोर्ड इन एनी केस ऑफ ऑडिटिंग नीड्स। कभी हमें उन्हें टेस्टिंग करना हो या ऑडिट करना हो तब भी वो हमें हेल्प करता है। तो चलिए इसको देखते हैं डायरेक्ट हम लाइव करके कि इसमें क्या क्या कमांड्स हैं, मैं आपको लाइव बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको अपना एक्सेस करना है मास्टर नोड। तो इस प्रैक्टिकल के लिए मैं किलर कोडा यूज़ कर रहा हूँ, तो चलिए उसको अब ऑन होने देते हैं, तब तक हम देखते हैं कि क्या क्या हमारी कमांड्स है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपने मास्टर नोड पे एक्सेस करना है, उसके बाद हमें ETCD CLI को इंस्टॉल करना है, ठीक है, जिसकी कमांड होगी sudo apt install ETCD client। उसके बाद हम बैकअप स्टेज को सबसे पहले इनिशलाइज करेंगे। उसके लिए हमें अपना ETCD कंट्रोलर की API को वर्जन 3 देना होगा और उसकी जो रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स हैं उनके एंड पॉइंट को एक्सट्रैक्ट करना होगा। तो चलिए अब इन सबको लाइव करके देखते हैं। मैं अपने किलर कोडा को लॉगिन कर लेता हूँ एक बार, ठीक है। ठीक है, तो अब मेरा किलर कोडा स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले मैं के गेट ऑल करके देख लेता हूँ कि मेरा क्या रनिंग है। तो इसमें आप देख सकते हैं हमारे 2 पॉड्स, उनसे एफिलिएटेड एक सर्विस और एक डिप्लॉयमेंट और एक रेप्लिका सेट हमारा पहले से रन हो रहा है। तो हम इन सब का बैकअप लेंगे एंड देन चेक करेंगे अगर हम कुछ डिलीट भी कर देते हैं तो उसके बाद अगर हम इसे रिस्टोर करते हैं तो क्या वो बैकअप वापस आता है कि नहीं। तो चलिए हम अपने ब्लॉक के हिसाब से चलते हैं। तो उसमें सबसे पहले हमें बोला गया था कि हमें ETCD क्लाइंट इंस्टॉल करना है, तो मैं इसको यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। ओके, कुछ वेरिएबल्स में इसमें आ गए हैं तो मैं उनको रिमूव करने के बाद एक बार फिर से उसको रन करता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ETCD क्लाइंट अब इंस्टॉल हो रहा है, थोड़ी देर में ये इंस्टॉल हो जाएगा। तो उसके बाद हमें ये देखना है कि जितनी भी हमारी सर्ट फाइल्स होती हैं जो कि ETCD YAML के अंदर मेंशन रहती तो उनकी क्या लोकेशंस है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले etcd/kubernetes/manifest इस लोकेशन पे जाके उस ETCD YAML फाइल को चेकआउट करना होगा, ठीक है। तो अब हमारा ETCD क्लाइंट इंस्टॉल हो गया है, तो हम डायरेक्ट इस लोकेशन पे चलते हैं। ओके, तो मैं यहाँ CD आगे लगा देता हूँ और /etc/kubernetes/manifest। अगर मैं यहाँ ls करूँ तो आप देख सकते हैं API सर्वर, कंट्रोलर मैनेजर, क्यूब शेड्यूलर, जितने भी हमारे कंट्रोल प्लेन के नोड्स होते हैं उनकी जो YAML फाइल्स होती हैं वो यहाँ स्टोर होती है। तो हम यहाँ पे nano etcd.yaml करते हैं। तो अब हम यहाँ से देखेंगे कि हमें क्या क्या पाथ्स चाहिए। तो हमें बेसिकली यहाँ से सर्ट फाइल्स के पाथ चाहिए, डेटा डायरेक्टरी के पाथ्स चाहिए, और मैं आपको अगर बताऊँ तो हमें इसमें ट्रस्टेड CA फाइल, सर्ट फाइल, की फाइल एंड बैकअप लोकेशन, इतनी जगहों के हमें पाथ्स चाहिए होते हैं। तो ये हम देख सकते हैं ज़्यादातर हमारे पास /etc/pki में पड़े होते हैं, क्योंकि सर्ट फाइल भी हमारी यहीं होती है।
उसके अलावा हमारा ट्रस्टेड सी फाइल भी यहीं होती है और हमारी की फ़ाइल भी यहीं पे होती है, जो कि ये रही, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट उसी पे जाके ये सब कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ। तो मैं उसके लिए ये कमांड कॉपी करता हूँ, ठीक है। इस कमांड को कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करता हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये सब पाथ्स कहाँ हैं, ठीक है। तो मैं अगर इसको अभी रन ना करते हुए आपको पहले पाथ दिखाऊँ तो मैं चलता हूँ cd/etc/kubernetes, ओके, /kubernetes/pki। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ और ls करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारे ETCD के CA सर्ट, CA कीज़ और जितने भी ETCD के फ़ोल्डर्स हैं, अगर मैं CD ETCD करूँ और यहाँ ls करूँ तो उसके जितने भी CA सर्ट हैं या उसके हेल्थ क्लाइंट फाइल्स हैं वो सब यहीं पड़ी रहती है, जिसको हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं। जैसे हम CA सर्ट में /etc/kubernetes/pki/etd CA सर्ट जिसको हम यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद सर्ट के लिए हम उसकी सर्वर डॉट सर्ट फाइल को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। उसके बाद की के लिए हम उसके यहाँ सर्वर की फाइल को यहाँ मेंशन कर रहे हैं। तो इन सब की फाइल को हम इस कमांड में डायरेक्ट मेंशन कर रहे हैं। तो मैं इसको यहाँ से एक बार फिर से कॉपी कर लेता हूँ और अब यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो अब हम इसको जब एंटर करेंगे तो हमारा एक स्नैपशॉट /opt/etcd-backup.db फाइल के नाम से एक सेव हो जाएगा। तो मैं इसको एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे शो हो रहा है स्नैपशॉट सेव्ड एट opt/etcd इस पे, ठीक है। तो अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं अगर एक बार स्क्रीन क्लियर करके /cd opt पे जाता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं ls-al यहाँ करूँ तो आप देख सकते हैं हमारा एक etcd-backup.db यहाँ क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि इसके आगे हमने इसका बैकअप तो ले लिया, अब इसके आगे क्या स्टेप्स हैं। तो जिसके आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे इसके आउटपुट भी शो कर रखे हैं। अगर आपको कुछ एरर्स हो तो आप देख सकते हैं यहीं से, ठीक है। उसके बाद ये कमांड जो होती है वो हमारी उस फाइल का साइज़ बताती है। तो हम भी चेक कर लेते हैं हमारे फाइल का क्या साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि हमारी फाइल का जो साइज़ है वो 6.9 MB है। जितना हमारा यहाँ पे प्रोसेस चल रहे होते हैं, सपोज करिए अगर मैं यहाँ पे गेट ऑल करके दिखाऊँ आपको, तो आप हमारे जितने यहाँ प्रोसेस चल रहे हैं उसके हिसाब से ये फाइल का साइज़ हमारा डिपेंड करता है। बट अगर आपको उसका एग्जैक्ट साइज़ चाहिए तो आप ये कमांड देख सकते हैं sudo etcd-ctl मीन्स etcd का जो कंट्रोलर का CLI मैनेजमेंट होता है उसकी मदद से हमें राइट आउट करनी टेबल्स जो कि हमारे स्नैपशॉट का स्टेटस बताए, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पे पहले स्क्रीन क्लियर कर देता हूँ और यहाँ पेस्ट करके आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं उसका जो एग्जैक्ट साइज़ है वो है 7.2 MB, जिसमें इतने रिविजन्स हैं और इतनी टोटल कीज़ हैं। तो इस कमांड से आप इसकी एग्जैक्ट साइज़ पता कर सकते हैं कि ETCD का जो आपने बैकअप लिया है उसका एग्जैक्ट साइज़ क्या है। तो ये तो हमने देख लिया कि हम उसका बैकअप कैसे लेते हैं और कहाँ स्टोर करते हैं। बट चलिए सपोज़ करते हैं कि मैं उसको रीस्टोर कैसे करता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूँ इस प्रैक्टिकल में कि सपोज़ करें कि मैंने अभी के गेट ऑल किया, तो ये मेरे कुछ पॉट्स और सर्विसेज चल रही है। तो मैं क्या करता हूँ कुछ पॉट्स को डिलीट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ मैं डायरेक्ट डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर देता हूँ, ओके। तो मैं कर लेता हूँ के डिलीट डिप्लॉय एंड हमारे डिप्लॉयमेंट का नाम जो कि है डिप्लॉय एनजिनिक्स, ठीक है। तो मैंने इसको यहाँ पे डिलीट कर दिया। तो अगर मैं के गेट ऑल करूँ, ओके, के गेट ऑल, तो आप देख सकते हैं हमारे पास सिर्फ सर्विस ही बची है और कोई भी चीज़ बाकी पॉट शॉट्स नहीं है, जबकि वो हमने डिलीट कर दी है। बट बैकअप के अंदर वो सब हमारा जो बैकअप होता है वो पॉइंट इन टाइम होता है, मीन्स जिस टाइम हमने उसका बैकअप लिया होता है उस समय जितने भी ऑब्जेक्ट्स या रिसोर्सेज होते हैं उनका बैकअप हो रखा होता है। तो मीन्स उस फाइल के अंदर वो बैकअप है। तो अब हम उसको अगर रिस्टोर करेंगे तो हम देखते हैं कि क्या हमारे वो पॉट्स फिर से आते हैं कि नहीं। तो उसकी कमांड जो है वो ये है sudo etcdl endpoints। ये जो हमारा 2379 होता है ये API सर्वर का पोर्ट होता है, जिस वजह से हम इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। बाकी हमारे CA सर्ट सर्वर जो हमने पिछली कमांड में यूज़ की थी हम वही यूज़ करेंगे, ठीक है। और हमारी जो डेटा डायरेक्टरी है हमें उसे चेंज भी करना रहेगा, ठीक है। तो इस कमांड को हम रन करते हैं पहले। तो मैं कॉपी करता हूँ इसको यहाँ पे और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये सब वही फाइल्स हैं जो हमने पहले भी यूज़ कर रखी हैं। बस इसमें चेंज ये क्या है कि स्नैपशॉट में हम सेव करने की जगह इस बार रिस्टोर कर रहे हैं अपनी /opt/etcd-backup.db फाइल से। और हम जो उसका रिस्टोर करेंगे तो उसकी डेटा डायरेक्टरी अलग से एक डायरेक्टरी में सेव करेंगे। जनरली जो उसकी डिफ़ॉल्ट डायरेक्टरी होती है वो सिर्फ etcd होती है, बट हम उसकी जगह एक नई डायरेक्टरी बना रहे हैं etcd रिस्टोर फ्रॉम बैकअप नाम से, ठीक है। तो मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो बैकअप है वहाँ क्रिएट हो चुका है। अगर मैं cd var lib स्लैश ओके मैं इसी के अंदर जाके अगर ls-al करूँ तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे फ़ोल्डर्स होंगे, बट हमें अपना फ़ोल्डर चेकआउट करना है। तो हमारे फ़ोल्डर का नाम था
ETCD रिस्टोर फ्रॉम बैकअप, तो मैं ई पे आता हूँ और आप देख सकते हैं ये जो हमारा फोल्डर है ETCD, ये बाय डिफ़ॉल्ट बना रहता है, बट हमने यहाँ पे एक नया फोल्डर बनाया है जिसके अंदर हम अपना बैकअप ले रहे हैं। अब हमें क्या करना है, हमें ETCD YAML के अंदर जाके जो डेटा डायरेक्टरी होती है उसकी जगह पे ये फोल्डर का नाम देना है। तो मैं आपको उसको ब्लॉग में भी दिखा देता हूँ कि ये ब्लॉग में मेंशन है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा पॉइंट है वो है अपडेट द कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर रिस्टोरिंग, अपडेट द etcd.yaml मैनिफेस्ट फाइल टू पॉइंट टू रिस्टोर डेटा डायरेक्टरी वॉल्यूम एंड माउंट पाथ डायरेक्टरी फ्रॉम द होस्ट पाथ। ठीक है, तो हमें बेसिकली ये चेंज करना है। पहले जो हमारी etcd YAML थी उसकी जो डेटा डायरेक्टरी थी वो डिफ़ॉल्ट पे मैप कर रखी थी, बट अब हमें उसे अपनी जो हमने डायरेक्टरी बना रखी है उस पर मैप करना है, और वॉल्यूम माउंट्स में भी वहाँ पे होस्ट पाथ पे हमें उसे चेंज करना रहेगा, साथ ही साथ वॉल्यूम माउंट्स में। तो इन 3 जगह चेंज करने के बाद हमें अपनी क्यूबलेट को रीस्टार्ट करना पड़ेगा। तो चलिए इस काम को भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमें अपनी ETCD की जो YAML फाइल है उस लोकेशन पे जाना होगा। तो हम जाएंगे etc kubernetes एंड देन ls करके देख लेता हूँ मैं। ओके, cd manifests देन ls एंड देन cd। ओके, अब ETCD में आ गए हैं तो नैनो, क्योंकि हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज करने वाले हैं तो इसलिए आप सूडो का यूज़ करें, वरना वो आपको बाद में एरर शो कर सकते हैं। तो सूडो etcd.yaml। इसके बाद हम यहाँ पे अपनी ETCD जो डायरेक्टरी है उसको यहाँ चेंज करेंगे। तो मैं ये जो आप देख सकते हैं, अगर मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ डेटा डायरेक्टरी पे पहले ये डिफ़ॉल्ट है, अब हमें इसे अपनी वाली डायरेक्टरी पे पॉइंट आउट करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से जो हमने डायरेक्टरी बनाई है उसका नेम कॉपी कर लेता हूँ। तो वो था हमारा ETCD रिस्टोर फ्रॉम बैकअप। ओके, तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करके यहाँ पे इसको चेंज करता हूँ। तो मैं यहाँ जाता हूँ और ETCD को यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन अब हम यहाँ अपनी डायरेक्टरी को पेस्ट कर देते हैं। अब जो हमने ये डायरेक्टरी ली है वो YAML को कैसे पता चलेगा कि वो कहाँ से आई है, तो उसके लिए वो वॉल्यूम माउंट्स पे जाता है। तो वॉल्यूम माउंट्स पे हमें इसे चेंज करना रहेगा। तो पहले वॉल्यूम माउंट्स पे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वॉल्यूम माउंट्स है। यहाँ पे हमें where lib etcd को जो हमने डायरेक्टरी बनाई है उससे चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे भी ओके, ओ सॉरी, मैंने शायद से कुछ और कॉपी कर लिया जिस वजह से ये हो गया। नो प्रॉब्लम, मैं एक बार फिर से वहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ETCD को। ठीक है, मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ओके, जस्ट अ मिनट, या मैंने यहाँ से इसे कॉपी कर लिया है और अब मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ और अब मैं नीचे चलता हूँ और अब हमें होस्ट पाथ पे भी इसे होस्ट पाथ पे भी वॉल्यूम्स में से मेंशन करना रहेगा। तो मैं इसको यहाँ पे भी चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हमने इसको हर जगह चेंज कर दिया। अगर मैं Ctrl+Y करके एंटर करूँ तो ये हमारी जो ETCD YAML है वो बन चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें क्यूबलेट को रीस्टार्ट करना है ताकि उसे पता चल सके कि हमारी जो डेटा डायरेक्टरी है वो चेंज हो चुकी है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले क्यूबलेट को स्टॉप करूँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्यूबलेट को स्टॉप करूँगा। अगर मैं आप systemctl स्टेटस क्यूबलेट देखूँ, क्यूबलेट, तो आप देख सकते हैं वो अभी यहाँ पे इनएक्टिव है। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम जो रिफ़्रेश करने का तरीका होता है किसी भी मैनिफेस्ट के कंपोनेंट को, वो ये होता है कि उसकी जो YAML फाइल है उसको वहाँ से हटा के किसी दूसरी जगह डाल दो। तो हम भी बेसिकली वही तरीका करने वाले हैं। ये बेसिकली एक अच्छा वे नहीं है, बट फॉर दिस प्रैक्टिकल ओनली हम इसी वे को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसकी जो मैनिफेस्ट फाइल्स हैं उसको टेम्परेरी में डालेंगे एंड देन फिर टेम्प से उसको वापस वहाँ से लाएंगे। ठीक है, तो मैं इसको एंटर करता हूँ और आगे LS करके देखें तो अभी यहाँ पर कोई भी कंपोनेंट नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली कमांड पे, ओके, जो ये मैंने ऊपर लिख रखी है, ओके, मैं काम करता हूँ, मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ। हमें बेसिकली टेम्प में जो था उसको यहाँ पे लाना होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ और अब मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो अगर हम LS करके देखें तो आप देख सकते हैं हमारी ETCD YAML क्यूब API सर्वर वो वापस आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हम फिर से क्यूबलेट को स्टार्ट करके डेमन को रीलोड करेंगे। तो मैं इस यहाँ पे क्यूबलेट को स्टार्ट कर देता हूँ और डेमन को रीलोड करता हूँ। तो अब अगर हम के गेट ऑल करके देखेंगे तो हमें हमारे सारे कंपोनेंट शो होने चाहिए। तो चलिए उसे भी अब देख लेते हैं। तो मैं लिखता हूँ के गेट ऑल। तो ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है क्योंकि अभी अभी हमने डेमन को रिलोड किया है, जिस वजह से इसमें थोड़ा समय लग सकता है। तो आप थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा। उसके बाद जैसे ही आप के गेट ऑल करेंगे तो आप देख सकते हैं हमें ऐसे ही आउटपुट शो होंगे। तो मैं एक बार वहाँ पे आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि अभी भी हमारा डेमन रिलोड हुआ कि नहीं। तो मैं एक बार systemctl स्टेटस, मैं पहले क्यूबलेट को चेक कर लेता हूँ। क्यूबलेट, ओके, हमारा क्यूबलेट तो रनिंग है।
और बाकी हमारे अगर मैं के गेट नोट्स करूँ तो हमारे नोट्स रेडी हैं कि नहीं। ओके, हमें लग रहा है अभी ये रेडी नहीं है, तो ये थोड़ी देर में रेडी हो जाएंगे। उसके बाद जो हमारा आउटपुट है वो सिमिलर इस तरीके से दिखने लगेगा। तो ये हमने समझा कि हम ETCD में कैसे बैकअप लेते हैं, रिस्टोर लेते हैं। आप इस ब्लॉग को फॉलो कर सकते हैं। इस ब्लॉग में हमें जितने भी स्टेप्स मैंने दिए हैं और सारे मैंने स्क्रीनशॉट के साथ चिपका रखे हैं, तो आप इन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो अब चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब हमें आगे टॉपिक क्या देखना है। ठीक है।